नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत है आपका। चर्चा आज हम फिर से बिहार की ही करेंगे। और देखिए, बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद तमाम तरीके का घमासान छिड़ा है। और जो घमासान है वह 2024 और 2025 के चुनावी मैदान की पीच को भी तैयार कर रहा है। हम लोगों ने कई चर्चाएं करी और बिहार में जो चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह चर्चा हो रही है ओबीसी और ईबीसी। मतलब 27% ओबीसी जातियां और 36% ईबीसी जातियां, अति पिछड़ी जातियां 63%। श्रवण तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अनाथ हो गए हैं। उनमें निराशा भी है, हताशा भी है, नाराजगी भी है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई में, क्योंकि इस वोट बैंक के लिए जबरदस्त लड़ाई है और सेंधमारी भी दिख रही है कि ईबीसी वोट पर बीजेपी ने भी नजरें गड़ा रखी है। और ओबीसी में आपको पता ही है कि लवकुश समीकरण टूटता दिख रहा है। ऐसे में जो सवर्ण जातियों के मतदाता हैं 10.5%, जो अपने को अनाथ महसूस कर रहे थे, उन्होंने कोई गुनाह भाग बैठाया है। और पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, कुछ भी हो, किंग मेकर तो हम ही रहेंगे। जिधर हम जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी, उधर ही के सांसद बनेंगे, उधर के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपने नीतीश कुमार की रणनीति में भी परिवर्तन देखा। राजवर्धन आजाद को एमएलसी बनाना या फिर ब्राह्मणों की ओर मुखातिब होना। पार्टी के प्रेसिडेंट ललन सिंह हैं ही जिनके बारे में यह कहा जाता है यदि बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। वे तो सर्वशक्तिमान सर्वमान्य थे ही, लेकिन जितनी शक्तियां आज ललन सिंह के पास है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में किसी भूमिहार नेता को उतनी शक्ति प्राप्त नहीं हुई, सिवाय महेश प्रसाद सिंह और कैलाशपति मिश्रा को छोड़कर। हुए तो बहुत, एलपी शाही हो गए, कृष्णा शाही हुई, सीपी ठाकुर हुए, चंद्रमोहन राय हुए। लेकिन ये सारे इस स्थिति में नहीं थे कि वे 2-4 मंत्री बनवा देते, 2-4 को टिकट दिला देते और आ, मतलब कहीं अपनी मर्जी से डीएम और एसपी बनवा देते। लेकिन ललन सिंह तो इतने ताकतवर हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि चाहे जो हो, महेश प्रसाद सिंह और कैलाशपति मिश्रा के बाद, कैलाशपति मिश्रा ने तो बिहार में बीजेपी को खड़ा ही किया, तो ये सबन कहना शुरू किए हैं। देखिए, आनंद मोहन जी का भी रुझान देख ही रहे हैं और नीतीश कुमार की चाल को समझ ही रहे हैं। आनंद मोहन जी का एक वक्तव्य भी कहीं आया कि देखिए, कुत्ते तो वफादार होते हैं, वफादार तो कुत्ते भी होते हैं, लेकिन जो राजपूत हैं वो सम्मान के भूखे होते हैं। अब दूसरी सवर्ण जातियों ने भी इसी नए को दोहराना शुरू किया है कि वफादार तो कुत्ते भी होते हैं, सवर्ण तो सम्मान के भूखे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में भी किंग मेकर की भूमिका में ये हो सकते हैं सवर्ण? और साथ में दलित जातियों की चर्चा भी भूल रहे हैं लोग। खैर, दलित जाति पर हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन ये 10.5% की आबादी क्या बिहार को दिशा और दशा दे सकती है आज भी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोई भी जाति अगर उसको इस अपने अपने राजनीतिक महत्व को समझती है, उसको पता होता है कि जो उसके यहाँ समीकरण है उसमें उसकी क्या भूमिका हो सकती है, जी। वो अपनी संख्या के अनुपात में क्या जगह हासिल कर सकती है, जो भी जाति इस बात को समझती है वो निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। जैसा आपने पहले कहा कि किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। जी। अगर उसको ये समझ में आ जाता है, जो कि बिहार में तमाम सवर्ण जातियों को ये समझ में आया हुआ है पिछले 25-30 साल से। ये समझ तो आ जाना चाहिए था 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के साथ ही, और उसके बाद जो राजनीति हुई उसी समय। लेकिन उसके बाद समय के साथ उनको ये समझ में आया है कि हम किंग नहीं हो सकते हैं। जी। और ये जब से जाति गणना के आंकड़े आए हैं तब से तो और भी स्पष्ट हो गया है कि आप किंग नहीं हो सकते, आप राजा नहीं हो सकते हैं। जी। तो ऐसी कोशिश करें, इस तरह की राजनीति करें कि जो राजा हो वो आपकी मर्जी का बने और आपको पर्याप्त सम्मान दे, महत्व दे, तरजीह दे आपको। जी। लेकिन इसमें मुश्किल ये आती है कि जिस तरह से यादव है, एक जाति है, 14% वोट है, लालू प्रसाद यादव उसके नेता है। उस तरह से सवर्ण कोई एक वर्ग नहीं है। ऐसे कहने को आप कह सकते हैं कि एक सवर्ण एक एक समूह है, जाति का एक समूह है, लेकिन एक समूह जी। नहीं है वो।
उसमें हम्म, सभी जातियां अपनी राजनीति अलग अलग तरीके से करती हैं और सबका अपना अपना रुझान होता है। और कुछ हद तक कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने अपनी बार्गेनिंग पावर जिन्होंने बना रखी है, इसमें अगर इस बात को कहें, अगर जातियों को अलग अलग करके, तो जिन जातियों ने या जिस जाति ने अपने को किसी दल का बंधुआ नहीं बनाया, वो इस स्थिति में था कि वो अपने लिए ज्यादा जगह हासिल कर सके, अपने लिए लोकसभा की ज्यादा सीटें हासिल कर सके, विधानसभा की ज्यादा सीटें हासिल कर सके, मंत्री बन सके। वो इस स्थिति में था क्योंकि उसको फिर तमाम पार्टियां पूछती हैं। अगर जी अगर बंधुआ हो गए, जैसे बिहार के संदर्भ में हम कहें, तो लंबे समय से ये साफ दिख रहा है कि ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ, ये तीन जातियां भारतीय जनता पार्टी की बंधुआ हैं, कि ये जी भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को वोट करती हैं। और हम्म, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल रहा तो उनको भी वोट करते रहे, हालांकि बीजेपी को ज्यादा वोट किया उन्होंने। और जी यही वजह रही कि जब बीजेपी और जेडीयू के अलायंस में भी आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा ज्यादा रहा, हमेशा बेहतर रहा। और वो इस वजह से रहा क्योंकि सवर्ण मतदाता उनको वोट करता है, अपनी पार्टी मान करके बीजेपी को वोट करता रहा। उसमें खासतौर से ये तीन जातियां। जी जेडीयू का स्ट्राइक रेट आप 2010 का हमेशा आप भी जिक्र करते हैं, हम भी जिक्र करते हैं, माइलस्टोन चुनाव था, तब भी 100 सीट लड़के 91 सीट बीजेपी जीती थी। तो वो इस वजह से क्योंकि इन मास उसको एक मुश्त वोट मिलता है फॉरवर्ड जातियों का, तो इस वजह से फॉरवर्ड जातियां वहां बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होती हैं। जो जाति बहुमत, जो जाति मान लीजिए बंधुआ हो गई, तो वो जी बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं होती है। हम्म, तो हम्म, हम लोग इस मुद्दे पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जरूरी ये है कि बंधुआ होने की जो स्थिति है उसे मुक्त हो जाए। आप देखिए, आपको एक मिसाल हम देते हैं बगल के राज्य की, अभी बिहार का तो नहीं है लेकिन झारखंड की मिसाल देखिए कि एक ही भूमिहार एमपी होते थे वहां से, 14 में से बीजेपी से एक भूमिहार एमपी होते थे, रविंदर राय। जी बिल्कुल। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी। हम्म, एकमात्र एमपी थे, बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और उसके बदले किसी को टिकट नहीं दिया। इसी हम्म, तरह से दो ब्राह्मण एमपी होते थे, गोड्डा से निशिकांत दुबे, और 5 बार के एमपी थे रविंदर पांडे, लेकिन बीजेपी ने रविंदर पांडे की टिकट काट दी गिरिडीह से और वो सीट दे दी जी आजसू को, जहां से वो मातो कैंडिडेट दिया उसने कुर्मी, और वो जीत गए। तो जी ये दो में से एक भूमिहार, एक ब्राह्मण की टिकट कट गई, इकलौते भूमिहार की टिकट कट गई। इसके बावजूद भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ उन्होंने वोट दिया, इन मास एक मुश्त वोट दिया बीजेपी को। तो बिल्कुल। वहां आप मेकर नहीं हो सकते हैं। जी अगर आपकी ये स्थिति है कि आप बंधुआ हैं, आप कहीं भी जाए वोट उसी एक ही पार्टी को करिएगा, तो आप किंग मेकर नहीं हो सकते हैं। आप किंग मेकर होने की स्थिति देखिए कि बिहार में बीजेपी के 17 में से 5 एमपी राजपूत हैं। जी तो बिल्कुल। ये स्थिति होती है कि हम बंधुआ नहीं है। हम्म, ये राजपूत कम्युनिटी जो बिहार में थी, उसने एक बहुत कायदे से अपनी पोजिशनिंग की, पॉलिटिकल पोजिशनिंग। जगदानंद सिंह आरजेडी के अध्यक्ष थे, इस बहाने ये लोगों को लगता रहा कि राजपूत आरजेडी को वोट करेगा। तो बीजेपी को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत वोट छोड़ के चला जाए, हमको उसकी तरफ चला जाए, आरजेडी की तरफ। तो वो कैसे उसको रोकेंगे, तो हम ज्यादा सीट दें उसको। तो ये जो समीकरण है, ये हर जाति अगर समझती है, जैसा कि आपने कहा कि 2-4 दिन से ये चर्चा तेज हुई है कि हम किंग मेकर हो सकते हैं, चूंकि अब और स्थितियां स्पष्ट हो गई जाति के आंकड़े आने के बाद कि आप जी अपने दम पर नेता नहीं हो सकते हैं। तो जो नेता बने वो आपको तरजीह दे, अगर ये समझ में आ रही है सारी पार्टियों को, तो निश्चित रूप से उनका महत्व, फिर जो ये चर्चा होती रही है कि अब उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी या उनकी संख्या घट जाएगी, उस चीज को वो रोक सकते हैं। क्योंकि फिर वो अगर एसर्ट करते हैं अपनी पावर, अपनी पॉलिटिकल पावर को, और 10.5% की आबादी भी कम नहीं होती है। और अगर आप अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देखें तो आपको कई क्षेत्र ऐसे मिल जाएंगे जहां वो निर्णायक होंगे, फॉरवर्ड वोट निर्णायक होगा। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भूमिहार का वोट, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण का वोट, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूत का। और लड़ाई किन के बीच होनी है, मान लीजिए कि लड़ाई 2 ईबीसी नेताओं के बीच में होनी है या 2 ओबीसी नेताओं के बीच में होनी है, लड़ाई ईबीसी वर्सेस ओबीसी वर्सेस दलित होनी है, तो जी उसमें बैलेंसिंग फैक्टर कौन होगा? उसमें तो बैलेंसिंग फैक्टर कौन होगा? जी बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो तो फॉरवर्ड हो सकता है। हम्म, भाई आप देखिए कैसे, जो पहले हम बात कर रहे थे उसी में एक लाइन और जोड़ दें कि किस तरह से मुसलमान जो है इररेलेवेंट हो गए, क्योंकि वो मजबूरी में एक पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं। जैसे ये जी राजनीति आपकी होगी कि हम इसको जो हराएगा उसको वोट देंगे, वैसे ही आपकी पूछ खत्म हो जाएगी। या ये हो जाए कि हम तो कुछ भी हो जाए इसी पार्टी को देंगे, तब भी आपकी पूछ खत्म हो जाएगी। अगर आप ओपन है मार्केट में, आपका वोट ओपन है, आपके नेता ओपन है कि भाई हम, एक सिंपल लाइन है इसमें ज्ञानेश्वर जी, आप कहे जी कोई भी कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे,
जिस पार्टी का अच्छा उम्मीदवार आएगा, जिस पार्टी का पढ़ा लिखा उम्मीदवार आएगा, जिस पार्टी का ईमानदार उम्मीदवार आएगा, जिस पार्टी का काम करने वाला, हम उसको वोट करेंगे। वैसे ही आपकी जो जो भी जाति समाज इस तरह का इस स्टैंड लेगा, उसकी पूछ बढ़ेगी। नेता उसके दरवाजे पर जाएंगे और उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, और नहीं, तब हम बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, यह बात तो बिल्कुल सही है कि किंग मेकर, यदि हम 2005 के चुनाव को ही देख लें, बिहार विधानसभा के चुनाव को, 1990 से 2005 के चुनाव तक, बीच में राष्ट्रपति शासन 6 महीने का, लालू यादव और राबड़ी देवी, और जब इन्हें सत्ता से बाहर करना था तो गैर यादव मतों की जो गुलबंदी हुई, उनके साथ सबन हो गए। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कहा भी गया, एक नारा लगा बिहार में, कुर्मी को ताज भूमियार का राज। लेकिन आज जो किंग मेकर की बात हो रही है, आपने कहा कि यदि बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, आपने राजपूत जाति के मतदाताओं की चर्चा की, नेताओं की चर्चा की कि बहुत स्ट्रेटेजिकल वोटिंग करते हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकल उम्मीदवारी भी तय करते हैं। राजपूत ब्राह्मण से कम, फिर भी 5 सांसद। ब्राह्मणों की आबादी अधिक, तब भी मात्र 2 सांसद। भूमियार भी 2 सांसद। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, जो हमने कहा कि 2005 में नारा लगा, कुर्मी को ताज भूमियार का राज, क्या यह स्थिति नीतीश कुमार जो अब फिर से बीजेपी के साथ, तो ये ब्राह्मण भूमियार और कास्ट है ही, नीतीश कुमार ने जो चाल शुरू की है और आगे बढ़ रहे हैं, आनंद मोहन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ रही है। 27 अक्टूबर को उनके गांव भी जा रहे हैं आनंद मोहन। 27 अक्टूबर को वे जेडीयू में शामिल नहीं हो रहे हैं, यह बात पक्की है, कई मीडिया वाले चला रहे हैं। वे शामिल होंगे, लेकिन एक फैसला पहले होगा, 27 अक्टूबर को शामिल नहीं हो रहे। तो नीतीश कुमार क्या फिर से सवर्ण जातियों का विश्वास जीतकर भाजपा के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे, या इसे दूसरे रूप में कहें कि यादव गठबंधन के साथ नीतीश कुमार क्या सवर्ण मतदाताओं को जोड़ पाएंगे? यह चुनौती है तो कितनी, और यह रास्ता क्या है? ये बड़ी चुनौती है, और ये नीतीश जी, कुमार इस पूरे गेम को, जो जाति गणना से शुरू हुआ है जो खेल, उस खेल को बहुत अच्छे से कायदे से खेल रहे हैं, अपनी सारी गोटियां बहुत कायदे से बिठा रहे हैं। अब आप अभी क्या है कि अभी 3 ध्रुव हैं, तीन एक तरह से आप समझिए कि कौन है। भले आरजेडी जेडीयू एक साथ हैं, लेकिन आप एक यूनिट इनको अभी नहीं मान सकते हैं। अभी 2 नेता हैं, 2 ध्रुव हैं, एक नीतीश कुमार का, एक लालू यादव का, और जी, तीसरा कौन? भारतीय जनता पार्टी का है। एक स्थिति ये है कि फॉरवर्ड तमाम प्रयासों के बावजूद, आरजेडी की तरफ से किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद, फॉरवर्ड खासतौर से ब्राह्मण भूमियार और कायस्थ उसकी जी, तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। यह संभव है हम्म, कि उसकी तरफ से अगर कहीं कोई कैंडिडेट दिया जाता है, उसको वोट कर दें। जैसा आपने देखा एमएलसी के चुनाव में हुआ कि आरजेडी ने 5 भूमिहार कैंडिडेट दिए, जिसमें 3 जीत भी गए, और एक मोकामा कैंडिडेट, में हुआ, मोकामा में हुआ, हाँ, मोकामा में मोकामा में हुआ, हुआ। लोगों ने वोट जी, किया। तो कैंडिडेट होगा तो वोट कर देंगे, जी, अगर कैंडिडेट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कैंडिडेट, तो ये स्थिति आरजेडी की है फॉरवर्ड वोट को जी, लेकर के, कि हम्म, उनका कैंडिडेट होगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरह का स्वाभाविक रुझान नहीं है। तो अब नीतीश कुमार अगर स्वाभाविक रुझान, अपनी नीतीश कुमार की तरफ स्वाभाविक रुझान है फॉरवर्ड का, चूंकि वो जी, एक समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे लंबे समय तक, और उनके राज में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे रहे तो ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जाति के साथ दूसरी जातियों का टकराव हुआ, जो कि आपने देखा कि 90 के दशक में जब आरजेडी का राज था, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे या राबड़ी देवी, तो सामाजिक टकराव बहुत हुआ। खासतौर से यादव भूमिहार की लड़ाइयां कई जगह हुई, काफी उसमें खून खराबा हुआ, और भी दूसरे जातियों के टकराव बहुत हुए, जो नीतीश कुमार के रहते नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार की जो ताकत है वो ये है कि वो अति पिछड़ी जातियों को भी भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे पर अत्याचार नहीं होगा, और सवर्णों को भी ये भरोसा दिलाते हैं। तो दूसरा ध्रुव नीतीश कुमार का है। तो जी, ये अगर आरजेडी को सत्ता में आना है, तो नीतीश कुमार ये उसको एक भरोसा दिला सकते हैं आरजेडी को कि हम नेता हैं तो हमारे साथ फॉरवर्ड भी जुड़ेगा, आपका नेता होगा तो फॉरवर्ड नहीं जुड़ेगा। तो एक तो बार्गेनिंग का पॉइंट ये है जो नीतीश कुमार का यहाँ अपर हैंड हो जाता है आरजेडी के ऊपर। जी, अब बीजेपी और नीतीश कुमार के समीकरण की बात करें, कि इनका इनका ये दोनों लंबे समय तक साथ में रहे हैं, और हम्म, फॉरवर्ड का रुझान अब इन दोनों में देखें, जिस तरह से आरजेडी से ज्यादा फॉरवर्ड का रुझान जेडीयू की तरफ से है, उस तरफ है, वैसे जेडीयू से ज्यादा फॉरवर्ड का रुझान बीजेपी की तरफ है। जी, तो अब बिल्कुल, ये इन दोनों में ज्यादा खींचतान होगी, और दोनों के हम्म, बीच ईबीसी की पॉलिटिक्स भी ज्यादा होगी। चूंकि चूंकि पूरे देश में, बिहार में तो अभी कम है, लेकिन पूरे देश में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है वो बीजेपी को पसंद करता है,
और वो जी। नीतीश कुमार ये माफ करिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से होता है, और बाकी हम्म, राज्यों में बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की हुई है उसकी वजह से होता है। तो अगर उसके साथ ईबीसी है और मजबूत ओबीसी आरजेडी की तरफ है, मुसलमान आरजेडी की तरफ है, जी। तो अब तो एक ही जाति बचती है ना फॉरवर्ड, जो जिस तरफ जाएगी उस तरफ पलड़ा झुक जाएगा। आप अगर 32% वोट लेकर के बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव, और हम्म, 36% प्लस 6-7% के वोट में बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच हम बराबर बंटवारा मान लें कि जी। बराबर का बंटवारा हो जाए, दोनों के पास मान लीजिए कि 24-24, 23-23% वोट है, तो उसके बाद किस वोट पर कोई जीतेगा? कोई भी पार्टी किस वोट पर जीतेगी? तो जिसकी तरफ फॉरवर्ड का अधिकतम वोट जाएगा वो उसकी तरफ पलड़ा झुक सकता है। तो ये स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार यही राजनीति कर रहे हैं कि वो इस बात को प्रोजेक्ट करें बीजेपी के सामने भी और आरजेडी के सामने भी, कि मेरे जी। साथ ईबीसी का वोट है अधिकतम, मेरे साथ अपने कुर्मी और कोयरी धानुक जो जातियां हैं उसका वोट है, मेरे साथ कुछ मुसलमान का भी वोट है और फॉरवर्ड का भी वोट है। तो अभी की स्थिति में हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि जो जाति गणना की रिपोर्ट आने से कौन सा नेता सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में, तो और किस नेता को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो वो नेता नीतीश कुमार है। तभी आप देखिए कि आनंद मोहन की तरफ भी वो जा रहे हैं, आनंद मोहन के साथ पहले भी आनंद मोहन के वो घर जा चुके हैं, उनकी माँ से वो मिले हैं जाकर के, और जब आनंद मोहन जी जेल में थे तभी फोन पर बात हुई थी उनकी, और इस बात की भी जी। बड़ी चर्चा हुई थी। और हम्म, दूसरी तरफ ललन सिंह भी उनके साथ बैठे हुए हैं और संजय झा भी बैठे हुए हैं, विजय चौधरी उनके सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं। और हम लोगों ने पहले कल ही या परसों बातचीत में आपसे हमने ये बात कही थी कि इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता है कि मातहत किस जाति का आदमी है, राजा जिस हम्म। जाति का है उस जाति का वोट उसको मिलेगा। वो ये नहीं देखता है कि हमारी जाति के राजा ने किस जाति का सेनापति बना रखा है या किस जाति का मंत्री बना रखा है, राजा हमारी जाति का है। तो ये स्थिति, ये सबसे एडवांटेज के पोजीशन में इस वजह से नीतीश कुमार है, और ये अपनी गोटियां वो इस तरह से बिठा रहे हैं कि अल्टीमेटली बीजेपी को भी उनकी तरफ देखना होगा और आरजेडी को उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। ये जो पॉलिटिक्स है, और वो उसमें उनका तुरुप का पत्ता जो है वो फॉरवर्ड वोट है। चलिए, तुरुप का क्योंकि पत्ता फॉरवर्ड वोट, लेकिन आपकी बात से हम ये समझ रहे हैं अजीत जी कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस में 3 यूनिट्स हैं, मतलब कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी। और आपने जो सामाजिक समीकरण बताया कि यादवों के साथ, मतलब आरजेडी के साथ सवर्ण मतदाताओं को जाने में परहेज है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने में परहेज नहीं है। तो नीतीश कुमार ने यदि सवर्ण उम्मीदवार दिए, तो क्या तेजस्वी यादव उन्हें यादव मतदाताओं का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, या फिर जो यादव मतदाता उम्मीदवार रहे आरजेडी के, क्या उनके पक्ष में नीतीश कुमार सवर्ण मतदाताओं का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे जो उनके साथ अब भी है, या हो सकते हैं जिन्हें लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने बिहार विधानसभा के चुनाव में देखा था, कई चरणों में चुनाव हो रहे थे, पहला चरण दूसरा चरण तो ठीक ही रहा, जब मिथिला की तरफ बढ़े नीतीश कुमार तो बिल्कुल खारिज होते चले गए। नीतीश कुमार जीतते चले गए, आरजेडी महागठबंधन खारिज होता गया, तो तब लेकिन वे बीजेपी के साथ थे। तो ऐसी सूरत में आरजेडी की परेशानी तो ज्यादा दिखती है, क्योंकि उनके पास 32% तो है, लेकिन बाकी वोटर्स कहां से आएंगे जो उन्हें जीत तक पहुंचा सके? प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, लिख लीजिए, 5 सीटों से अधिक नहीं। देखिए अब इसमें क्या है कि अब अभी हम लोग जो चीज आगे अब देख नहीं पा रहे हैं, वो जी। चीजें अभी होंगी, उस तरह की सामाजिक परिघटना होगी ज्ञानेश्वर जी, जो अभी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम्म। जो सोशल स्पेस है वो और डिवाइड होगा। इस बात जी। को आप तय मान के चलिए कि सोशल स्पेस डिवाइड होगा। जैसे ये आंकड़े आए हैं, आप देखिएगा, कैंडिडेचर देखिएगा किस तरह का आएगा, और अगर आबादी के अनुपात में पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो हम्म। कितनी संख्या में हर जाति का प्रतिनिधि निर्दलीय चुनाव लड़ता है या छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ता है। आप ये देखिएगा, अभी आपने भी पहले भी देखा हुआ है कि किस तरह के हम्म। गठबंधन बने थे, और तब उन गठबंधनों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। एक गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले चुनाव में भी बनाया था, जिसमें जी। एमआईएम भी थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से भी को भी उन्होंने जोड़ा था। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं, इनके कैंडिडेट भी आएंगे वहां, क्योंकि हम्म। सोशल स्पेस डिवाइड होना है। आज आज जिस जाति का 3%, आबादी है 3%, उसको टिकट अगर नहीं मिलती है तो उस जाति का जो भी अपने जिला के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर नेता होगा वो चुनाव लड़ेगा, और वो वोट काटने की क्षमता रखता है, क्योंकि एक जातीय पहचान अब उभर के आ गई है सामने। तो ऐसी स्थिति में
वोट ट्रांसफर कराना, नेता का जो आपने अभी कहा कि वोट ट्रांसफर कराना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस वोट के भरोसे आप बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारा वोट आपको मिल रहा हो। जी। इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर अगर आरजेडी ने कैंडिडेट उसी तरह से दिया जैसे पहले आता रहा है, हम्म। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा था 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से तालमेल के बावजूद उन्होंने कह दिया तो कह दिया, एक भी भूमिहार कैंडिडेट नहीं दिया आपने, 100 में से जी। 100 कैंडिडेट विधानसभा के दिए, उन्होंने नहीं दिया। तो अब हम्म। वो स्थिति नहीं रहने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत मार्के की बात है कि अब आप उस तरह का की लाइन नहीं ले सकते हैं कि हम नहीं हम्म। देंगे, अमुक जाति जी। को नहीं देंगे, या अमुक जाति का एक भी नहीं देंगे, और उसके आधार पर हम अगला पिछड़ा करा देंगे, ये भी अब आप नहीं कर सकते हैं। ये जो कार्ड था, वो कार्ड अब आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बीजेपी भी अब उसी पॉलिटिक्स में है जिस पॉलिटिक्स में आप हैं। अजय जी, बीजेपी लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि देखिए, आनंद मोहन जी की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं और बीजेपी के भीतर जो चर्चाएं चल रही थी, बिहार में राजपूत जाति के 7 सांसद, अकेली जाति में सबसे बड़ी संख्या, और उनमें से 5 बीजेपी के। तो कहा यह जा रहा था राधा मोहन सिंह, आर.के. सिंह, राजीव प्रताप रूडी की विदाई की बेला आ गई। ये तीनों स्थापित नेता हैं राजपूत जाति के। राधा मोहन सिंह तो कहे ही जाते हैं, आपके ही इलाके के आते हैं। तो आनंद मोहन जी की एंट्री अब जदयू में करीब करीब तय मानी जा रही है। आनंद मोहन जी ने लालू यादव को भी बड़ा भाई मान ही लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आनंद मोहन की एंट्री जो है, जिनकी विदाई की बेला मानी जा रही थी, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, आर.के. सिंह, उनके लिए बिल्कुल खुराक हो जाएगी, उनकी सांस अब तेज चलने लगेगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक मजबूत राजपूत नेता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये उसी राजनीति का एक्सटेंशन है जिसकी बात हम लोग अभी अभी कर रहे हैं। जी। वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए देखिए, आरजेडी के पास एक बड़ा राजपूत चेहरा है, जगदानंद सिंह है, उस पार्टी में जी। प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हम्म। अभी भी टेक्निकली आनंद मोहन का परिवार तो आरजेडी के साथ ही है, उनके बेटे आरजेडी के हम्म। विधायक हैं, उनकी पत्नी भी जी। आरजेडी से चुनाव लड़ी थी। अगर आनंद मोहन का चेहरा जेडीयू की तरफ से आता है, नीतीश कुमार अपने साथ जोड़ते हैं और वो जेडीयू के लिए प्रचार में घूमते हैं, तो निश्चित जी। रूप से जो बीजेपी के राजपूत नेता हैं उनको संजीवनी मिल जाएगी, उनको जीवन दान मिल जाएगा। अभी जो लग रहा था कि दिया बुझ जाएगा, वो फिर उसमें तेल, दिया बाती लोग डाल करके उसको उसमें बत्ती तेल डाल करके उसको जला देंगे लोग, उसकी जो तेज हो जाएगी वो होगा। हम्म। और ये हर जाति के साथ होगा ज्ञानेश्वर जी, यही बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि फिर हर जी। आदमी की मजबूरी है कि वो पूछे कि अब ये एक ब्लॉक भले नहीं होगा कि 10% का, 10.5% का एक ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन ये जी। हो सकता है कि 3.65% का ब्राह्मण का एक ब्लॉक हो, और वो देखे बिल्कुल। जो राजपूत जी। लोग कहता रहा, जिस तरह से करते रहे हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट जिस पार्टी से आएगा हम उसको वोट जी। देंगे। हमारा ये नहीं है कि हम बीजेपी का ही होगा तभी वोट देंगे, वो आरजेडी का भी होगा तो देंगे, कांग्रेस का भी होगा, जिस पार्टी का होगा उस पार्टी को देंगे। जिस गठबंधन का होगा, अगर वो मजबूत है, चुनाव जीत रहा होगा, तो हम उसको देंगे। तो वो स्थिति अब दूसरी जातियां भी सोच सकती हैं कि ब्राह्मण कहे कि भाई अब 3.65 अब बहुत हो गया, हमारी 3.65% हमारी आबादी है और 2 एमपी है, हमारी हम्म। पार्टी के कैंडिडेट को वोट, जहां हमारी जो पार्टी हमारी जाति के कैंडिडेट को टिकट देगी हम उसको वोट देंगे। ये बात जी। भूमिहार कर सकते हैं, 2.87% है। और आप जानते हैं कि भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, ये सब जातियां ऐसी हैं जो वोट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो बिल्कुल। उनको एक बिल्कुल। रास्ता दिखाती हैं। जो हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है कि महाजनो एन गतः स पंथा, तो इस बात को बहुत लोग मानते हैं गाँव में। अभी शहरों में तो मान जी। लीजिए कि लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन गाँव में ये बात चलती है कि महाजन मतलब जो प्रमुख आदमी है वो किस दिशा में जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है। हम्म। क्योंकि गाँव में चाहे जितनी पिछड़ी आबादी है, दलित आबादी है, उनको अल्टीमेटली रोज का काम तो उस आदमी से पड़ना है ना, जो उस गाँव का, उस मोहल्ले का मुखिया है, उस वहाँ उस समाज का नेता है। तो वो वोट को इन्फ्लुएंस करता है अपनी समझदारी से, अपने दबंगई जी। से, अपने अपने संसाधनों के दम पर। 10 तरह से डिपेंडेंट होती हैं। आज की तारीख में बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है। इस बात को आप, ये आंकड़ों से भी प्रमाणित है कि सर्वाधिक गरीब राज्य है। और जो जी। सोशल विकास के पैमाने देखिए, हर पैमाने पर बिहार सबसे नीचे है, या सबसे नीचे से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आप रख लीजिए, वो स्थिति है। तो वहां लोगों की बड़ी जरूरतें होती हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के लिए भी लोग मुंह देखते हैं। गांव में आप चले जाइए तो वो बिल्कुल। कौन, बिल्कुल। किसके यहाँ आप काम कर रहे हैं, किसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, किसके खेत में आप मजदूरी कर रहे हैं, या हल चला रहे हैं, या ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो जो सोशल स्थिति है ना, जो सामाजिक स्थिति है, उस स्थिति की वजह से भी फॉरवर्ड जो है वो वोट को इन्फ्लुएंस करता है।
प्रभावित करता है, वो लोगों को समझाता है और लोगों की मजबूरी भी होती है कई बार कि वो उसके साथ जाएं। तो अगर ये जातियां सोचें कि हमारी जाति का जो कैंडिडेट है हम उसी को वोट देंगे, एक 10.5% का ब्लॉक नहीं, आप 4 ब्लॉक बना लीजिए, उसमें काहे छोड़ जी। दीजिए, 3 ब्लॉक बनाइए। ये तीनों ब्लॉक अगर ये सोचते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट होगा, चाहे जिस पार्टी से हो, अगर मजबूत होगा तो हम उसको चुनाव जिताएंगे, तो तब ये किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। जो हमने किंग पहले मेकर की कहा, भूमिका निभा सकते हम हैं। अब करेंगे जी। यहाँ कि बंधुआ नहीं होकर के आप ओपन हो जाइए, आप खुले रहिए कि भाई आइए, आप हमको तो बनना नहीं है मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव हाँ, बनेंगे, बिल्कुल। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे, जिसको बनना है बने भाई। हमारा प्रतिनिधित्व अगर आप देते हैं, आप हमारी जाति को अगर आप टिकट देते हैं तो हम उसको वोट करेंगे। अगर ये मैसेज बना रहे हैं वहां बिहार में, फॉरवर्ड जातियां बना रही हैं, तो ये आप देखिएगा, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है, ये बहुत राजनीति बिहार की बदलेगी। आपने अजीत जी अभी मुकेश सहनी की चर्चा कर दी। आपसे संवाद शुरू करने के पहले मैं दिल्ली के एक सर्वे एजेंसी वालों से बात कर रहा था, बिहार में सर्वे कर रहे हैं, वो मिलने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि एक ग्राउंड जीरो पर उन्होंने एक परिवर्तन देखा बिहार कि जब मल्लाहों के पास गए तो 80% मल्लाह कह रहे हैं, कहना शुरू कर दिए कि मेरा नेता तो मुकेश सहनी है। पहले यह जमात किसी को नेता नहीं मानता था, जिधर मुकेश सहनी उधर ही होंगे। खैर चलिए, ये मुकेश सहनी की बात। हम राजपूत जाति की बात कर रहे थे, संबंधों की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार आनंद मोहन को ला ही रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं राजपूत जाति के नेताओं की। संजय सिंह उनके विधान पार्षद लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री, जिन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है, और सीमांचल के इलाके में उनका दबदबा भी है। वशिष्ठ नारायण सिंह, मंजीत सिंह जैसे तमाम नेता। तो ये एक बड़ी फौज तैयार करके नीतीश कुमार ने सवर्ण राजनीति की तरफ भी अपना कदम बढ़ा दिया है। यह बात तो अब दिखने लगी है साफ तौर पर। तो वो इसलिए कर रहे हैं, वो हम लोग पहले भी एक बार ज्ञानेश्वर जी हम लोग चर्चा किए हुए हैं इसी प्रोग्राम में। जी। वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स अभी आरजेडी के साथ हैं, लेकिन वो अपने स्वतंत्र राजनीति का रास्ता वो कभी नहीं छोड़ते हैं। ये नीतीश कुमार की खूबी आप देखिए पिछले 3 दशक की है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने ऐसी राजनीति की कि मुसलमान भी उनको वोट करता है, जी। और आरजेडी के साथ रहते हुए भी वो ऐसी राजनीति करते हैं कि फॉरवर्ड उनको वोट करता है। तो ये उनकी खूबी है कि वो अपने स्वतंत्र राजनीति का रास्ता हमेशा बना करके रखते हैं। युद्ध के बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छा जनरल वो होता है जो जी। एस्केप रूट खोज के रखता है, जो हमेशा ये प्लान करके रखता है कि हारेंगे तो कहां से निकलेंगे। तो वो निकलने का रास्ता बना करके जो जनरल रहता है वो सबसे काबिल माना जाता है, वो नीतीश कुमार है। इनको हमेशा निकलने का रास्ता इनका तैयार रहता है कि निकलेंगे तो फिर हमारा रास्ता बना रहना चाहिए। आप देखिए, आपने राजपूत नेताओं के नाम लिए, आपने पहले ही ललन सिंह का नाम लिया, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आजादी के बाद बिहार के तीसरे चौथे ऐसे भूमिहार नेता होंगे जिनके पास इतनी ताकत है। जी उसी बिल्कुल। तरह से आप देखिए संजय झा को, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर इस सरकार में, और जी। सबसे ज्यादा बजट वाला पोर्टफोलियो वाले मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वो। आप विजय चौधरी को देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हमेशा उनके साथ रहा है, उनके पास रहा है। तो ये हर जाति का बड़ा चेहरा, एक जो आज के तारीख में अगर आप जाति की राजनीति में देखें तो हर जाति का बड़ा चेहरा नीतीश कुमार के साथ है। तो हाँ, वो वो ठीक इसलिए है। है जी। क्योंकि उनको आगे पॉलिटिक्स अपनी कभी भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करनी हो तो उनको जीरो से नहीं शुरू करना होगा। अगर वो भी जिस समय एकदम से खुल के ओबीसी वर्सेज फॉरवर्ड की राजनीति कर दी थी 2015 के चुनाव में आरजेडी जेडीयू ने, उस समय भी जी। नीतीश कुमार के पास प्लान बी हमें रहा होगा कि हम निकलेंगे तो मेरे साथ कौन आ सकता है। तो वो उनका प्लान बी हमेशा, ये उनका अपना इंडिपेंडेंट राजनीति का एक रास्ता है ज्ञानेश्वर जी, कि हम फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स भी करते रहें, मुसलमान की भी करते रहें, ईबीसी की भी करते रहें, ताकि हम अगर आरजेडी के साथ से अलग हो तब भी हमारी अपनी राजनीति चलती रहे, जब बीजेपी से अलग हुए तब भी हमारी राजनीति चलती रहे। तो वो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है। और जो मुकेश सहनी वाली बात कही आपने, उसमें वो पहली लाइन जो हमने कही आपको जी। कि जो सोशल स्पेस है वो डिवाइड होगा, और वो डिवीजन बिल्कुल। अभी देखिए दिखेगा कि मल्लाह मानने लगा कि हमारा नेता मुकेश सहनी। जी। जिस तरह ये शुरुआत कब हुई, जब यादव मानने लगा कि हमारा नेता लालू यादव है, जब कुर्मी माने कि हमारा नेता नीतीश कुमार है, जब मांझी मुसहर जाति के लोगों ने माना कि हमारा नेता जीतन राम मांझी है, उसी तरह से अब मल्लाह मान रहे हैं कि हमारा नेता मुकेश सहनी है, कुशवाहा मान रहे हैं कि हमारा नेता सम्राट चौधरी है, या कुछ हिस्सों में हमारा नेता उपेंद्र कुशवाहा है। तो ये अब जातियों का और
और डिवाइड होगा, स्पेस जो सोशल स्पेस है वो और डिवाइड होगा, और उसी अनुपात में पॉलिटिकल स्पेस भी डिवाइड होगा, उसी ठीक है अनुपात अजीत जी, में। और इसलिए बिल्कुल। राजनीतिक दलों को दूसरी जातियों के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करनी होगी हर राजनीतिक दल को। अजीत जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी राजनीति को ओबीसी और ईबीसी नेताओं और मतदाताओं के इर्द गिर्द ही सिमेट कर रख दिया है, और उन्हें लग रहा है, जैसा आपने शुरू में ही कहा, कि उन्हें लगता है कि ये ब्राह्मण, भूमियार और कास्ट तो हमारे बंधुआ मजदूर ही है, और नीतीश कुमार ने दूसरी चाल शुरू कर दी है। तो ये बीजेपी को कहीं करेक्शन तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो फिर जो उनका वोट बैंक है, जिसे वो बंधुआ मजदूर मान रहे हैं, कहीं इधर से उधर जो हुआ था 2005 में, खैर दोनों साथ में थे, कि कुर्मी को ताज, भूमियार को राज। आप देख ही रहे हैं, मुंगेर में ललन सिंह से लड़ने के लिए कोई पहलवान तैयार नहीं हो रहा है। दोनों बाहुबली सरेंडर कर चुके हैं, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है। तो बीजेपी ओबीसी ईबीसी तो कर रही है, क्या अपने कोर वोटर ब्राह्मण, भूमियार, कास्ट को भूल रही है? नहीं, अगर ये गलती करेगी बीजेपी कि ये बंधुआ वोट है और हमको देगा ही देगा और हम ईबीसी और ओबीसी राजनीति करके चुनाव जीत जाएंगे, या हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला दिखा करके चुनाव जीत जाएंगे और ये जातियां हिंदुत्व के नाम पर हमको मजबूरी में वोट देंगी, तो ये उसकी गलतफहमी होगी। जैसा हमने पहले कहा कि इधर की भी गलतफहमी होगी कि 2015 का तो खींच लिया आपने कि ओबीसी और अगड़ा पिछड़ा बना करके, अब नहीं बन सकता है क्योंकि बीजेपी भी पिछड़ा राजनीति कर रही है। तो कोई पार्टी किसी भी जाति को बंधुआ मान करके अगर राजनीति करती है तो उसको नुकसान होगा। बीजेपी को खासतौर से इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी, आप मान के चलिए कि जो 32% वोट तो बीजेपी अपना खुद ही नहीं मान रही है। जो 32% वोट है यादव का और मुसलमान का, वो नहीं मान रहे हैं आप। तो आप तो शुरू में 68% वोट से कर रहे हैं। 68% वोट में अच्छे चुनाव जीतने के लिए अगर 68% आपके पास टोटल उस वोट में आप राजनीति करेंगे और 100% का 40% आपको ले आना है, तब तो इस 68% में से आपको 70% वोट लेना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहां से आएगा वो? फिर आप बंधुआ मानिएगा और रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा, आप ये मान के बैठे कि हम जिसको देंगे वो उसको फॉरवर्ड वोट दे देगा। ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग जहां राजनीति, जहां तक हम समझ रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं इसको। आपने कहा कि मुंगेर में ललन सिंह है, लड़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। कई ऐसे सीट हैं जहां आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का ऐसा दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी भूमिहार हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजपूत हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार हैं। तो ये जो जातियां हैं, इन जातियों ने सवर्ण नेताओं के बड़े चेहरे आगे कर रखे हैं, और अगर इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली अगर इन दोनों पार्टियों ने फॉरवर्ड कैंडिडेट उतार दिए, मान लीजिए हमारा मोतिहारी शहर है, वहां से आ गया फॉरवर्ड कैंडिडेट, फॉरवर्ड भूमिहार कैंडिडेट आ गया, तो आप तय मानिए कि बहुत मुश्किल लड़ाई हो जाएगी बीजेपी के लिए वहां जीती हुई सीट पर। अपने हम गिरिराज सिंह की सीट पर आप मानिए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दे दी जाए और पिछली बार की तरह लालू यादव मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे, जो इस बार नहीं देंगे, तो गिरिराज सिंह जैसे नेता को वहां दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार कन्हैया और जो आरजेडी वोट है, क्या तनवीर अहमद का वोट जोड़ें, और इस फैक्टर को विचार करें कि कितना कहने के बाद नीतीश कुमार गए थे चेरिया बरियारपुर का अपना कोयरी कुर्मी का वोट ट्रांसफर कराने बीजेपी को। अगर वो वोट नहीं जाए उनकी तरफ, कोयरी कुर्मी का वोट हट जाए और ये दोनों वोट मिल जाए, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी वहां। तो इस तरह के एक एक सीट पर हम लोग आप बात कर सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड कैंडिडेट दिया स्ट्रेटेजिकली कुछ सीटों पर जेडीयू आरजेडी ने, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो इस भरोसे में बैठी रहती है कि ये लोग तो बंधु हैं, हमको वोट देंगे ही। तो इसलिए इस बार अभी राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है बिहार की। अभी ये जो कहा जा रहा था, जो पहला आफ्टर शॉक था कास्ट उसका गणना का, कि 63% ओबीसी है और 19% दलित है, तो फॉरवर्ड क्या करेंगे, वो चीजें जैसे जैसे कंसोलिडेट हो रही हैं, उसमें दिख रहा है कि वो होशियारी से अपना अगर कार्ड खेलते हैं वो लोग, तो इंपॉर्टेंट बने रह सकते हैं आगे भी। सही बात है। चलिए, तो आज हम लोगों ने सवर्णों की चर्चा कर ली कि किंग मेकर की भूमिका में फिर से आ सकते हैं। आपने कई सीटों की चर्चा की है, आगे की चर्चाओं में हम सीटों पर भी चर्चा करेंगे अलग से, विस्तार से, किसी सीट को लेकर कि वहां की परिस्थितियां क्या करती है। तो आज आप हमारे साथ संवाद में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।